इन महामारी को अवसर मानने की ये जो प्रक्रिया चल रही है वो एक खास तरीके के एजेंडे को अपने साथ लेकर चल रही है, और वो एजेंडा क्या है इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, और ये कोशिश करेंगे कि ज़्यादा लंबा विस्तार न हो और सही समय से हम अपनी बात को पूरा कर लें। 12 मई को प्रधानमंत्री जी ने एक भाषण दिया। कोरोना हमारे देश में जनवरी में आ गया था, लेकिन 12 मई को उन्होंने भाषण दिया, और भाषण देते वक्त उन्होंने दो खास बातें कही थी। वो जो 20 लाख करोड़ रुपए का जो झुंझुना उन्होंने पकड़ाया था, अब उसके बारे में चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी देश की ज़्यादातर जनता की समझ में आ गया है कि वो 20 लाख करोड़ दरअसल किसके लिए थे। इसलिए 20 लाख करोड़ पे बात नहीं कर रहे हैं अपन। उन्होंने उसमें दो महत्वपूर्ण वाक्य बोले थे, जिन्हें शास्त्रीय भाषा में कहा जाता है आप्तवचन बोले थे। और पहला आप्तवचन ये था कि ये इस महामारी को हम एक अवसर मानकर चलेंगे, जिस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि वो क्या अवसर मानना चाहते थे। दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही थी, खुशबू जी के फोन आ रहे हैं, जरा बात कर लें मेहरबानी करके। वो दूसरी बात जो उन्होंने कही थी वो ये कही थी कि देश अब तक जिस तरह से चला है उस तरह अब नहीं चलेगा। ये दूसरी वाली बात जो है वो पहली वाली बात की तुलना में ज्यादा लोडेड है, ज्यादा खतरनाक है। ये अब देश किस तरीके से चलेगा, अब तक किस तरीके से चलता रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब यह है कि महामारी की आड़ में अब इस तरीके के बदलाव किए जाएंगे जो अब तक कभी सोचे नहीं गए थे, जिन्हें अब तक किया नहीं गया था, जिन्हें करने के बारे में कभी उन्होंने किसी भी राजनेता ने उस तरीके का साहस नहीं किया था। वो क्या बदलाव होंगे और वो किस मायने में अवसर मानते हैं, इस बात को अगर हम समझना चाहते हैं तो हमें शासक वर्ग की जो मौजूदा प्रजाति है, जिस खास स्पीसीज के लोग, जिस खास प्रजाति के लोग इस वक्त हमारी सरकार में बैठे हैं, उनकी विशेषता पर और उनके डीएनए की खासियतों पर नजर डालनी होगी। आजादी के बाद से लेकर अभी तक अलग अलग तरीके के लोग सरकार में आए, अलग अलग पार्टियां सरकार में आई, लेकिन उनका मूल बुनियादी चरित्र जो रहा वो पूंजीपतियों और सामंतों की सेवा करने वाला रहा। ये भी पूंजीपतियों और सामंतों की सेवा करने वाले लोग हैं, लेकिन इनकी प्रजाति कुछ खास तरीके के नख के साथ, कुछ खास तरीके के बगनखों के साथ, कुछ खास तरीके के सींगों के साथ, कुछ खास ज्यादा पैने औजारों के साथ आई है। इनकी अपनी सोच में, जिसे हम लोग डीएनए कह सकते हैं, इनकी अपने डीएनए में कुछ विशेषताएं हैं, जो विशेषताएं इन्हें अब तक इनके आने के पहले के जितने शासक थे उनसे बुनियादी तौर पर अलग करती है। और वो क्या है, इसको समझकर ही हम ये समझ सकते हैं कि वो इस महामारी के अवसर को किस नए तरीके के भारत के बनाने की ओर ले जाना चाहते हैं। भाजपा आमतौर से सच से परहेज करने वाली पार्टी है। उनको किसी ने यह समझा दिया है कि सच बोलना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इसलिए वो अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए झूठों की एक के बाद एक झूठ, एक के बाद एक झूठ की इस कदर भरमार करते हैं कि आप उनकी गिनती नहीं कर सकते। 1925 में जब आरएसएस बना था, जिसकी एक राजनीतिक भुजा के रूप में भारतीय जनता पार्टी आज है, अगर हम तब से गिनती करें इनके द्वारा बोले गए झूठों की, और उनको जो सबसे छोटा फॉन्ट होता है पठनीय फॉन्ट, 8 नंबर के फॉन्ट में अगर लिखने की कोशिश करें तो पूरी भारत भूमि के भूगोल को ढांपने के लायक बड़े कागज की जरूरत पड़ेगी। तब भी इनके कुछ झूठ रह जाएंगे जो लेखे में दर्ज नहीं हो पाए। इसलिए झूठ बोलने के मामले में उनकी कोई मिसाल नहीं है। अगर समझना है आपको तो अभी 15 तारीख को जो घटना घटी थी गलवान घाटी में, उसके बाद
प्रधानमंत्री जी ने जो ट्वीट किया, फिर उसके बाद विदेश मंत्रालय ने जो बयान दिया, उसके बाद रक्षा मंत्रालय ने जो बयान दिया, उस सबको देखकर आप समझ सकते हैं कि ये कितने पारंगत है झूठ को बोलने के मामले में, और एक ही झूठ को 1000 बार बोलने के मामले में, और ये किस तरीके से अपना आराध्य हिटलर के प्रचार मंत्री गोएबेल्स को मानते हैं। बहरहाल उस पर ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, कई बार उसके बारे में हम लोग बातचीत कर चुके हैं। अभी हम केवल ये कहना चाहेंगे कि इस पार्टी ने भी जो झूठ बोलने के मामले में वाकई में बहुत ही मौलिक पार्टी है, उस पार्टी ने भी एक बात तो सच बोली, और वो बात उन्होंने ये कहा था कि हमारी राजनीतिक पार्टी, हमारी पार्टी अलग तरीके की पार्टी है, पार्टी विद ए डिफरेंस। वाकई में ये बात उन्होंने सही कही थी कि वो वाकई में अलग तरीके की पार्टी है। क्या अलगाव है, ये क्या भिन्नता है? पहली भिन्नता तो ये कि ये दुनिया की अकेली ऐसी पार्टी है जिसका संचालन खुद उसके हाथों में नहीं है। इसे बाहर से बैठे हुए एक रहस्यमयी सांगठनिक ढांचे वाले संगठन के द्वारा चलाया जाता है, जिसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। दुनिया में कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं। बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टी, बाकी सारी राजनीतिक पार्टियां अपने संविधान के हिसाब से चलती हैं, अपने तरीके से अपने नेता को चुनती हैं, लेकिन ये एक ऐसी पार्टी है जिसका संचालन ही अपने हाथ में नहीं, जिसे कुछ लोग बैठकर तय करते हैं, जो कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं, इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता, और एक ऐसे संगठन की ओर से संचालित किया जाता है इसे, जिसका पूरा इतिहास कालिक और रक्त रंजित इतिहास है। कालिक से भरा हुआ एक रक्त रंजित इतिहास है। उस इतिहास के बारे में इस वक्त चर्चा नहीं करेंगे, वो इतिहास सारी लोग जानते हैं, लेकिन उसके कुछ इनकी विशिष्टता के कुछ पहलुओं पर बातचीत करेंगे। तो पहली तो यह कि ये एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसका संचालन खुद के हाथ में नहीं है। दूसरे, ये अकेली ऐसी पार्टी या विचार समूह है जिसने इस देश की उस बड़ी झंझावाती कार्रवाई में भाग नहीं लिया जिसे हम आजादी की लड़ाई कहते हैं। सवाल यह नहीं है कि सिर्फ भाग नहीं लिया, भाग तो नहीं ही लिया, लेकिन वो यहीं तक नहीं रुकी, उसने उस आजादी की लड़ाई के साथ गद्दारी की। उसने उस आजादी की लड़ाई में शहादत देने वाले, लाठियां खाने वाले, जेल जाने वाले, सत्याग्रह करने वाले, फांसी के फंदे को चूमने वाले, अंडमान निकोबार के काला पानी की सजा को काटने वाले उन शहीदों का भी मखौल उड़ाया। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत पर भी इनके जो मातृ संगठन है आरएसएस, उसने उन्हें प्रचार लिप्सा का भूखा बताकर अपमानित किया था कि ये पॉपुलर होना चाहते हैं, ये शहीद बन के लोकप्रिय होना चाहते हैं, जबकि इस तरीके के संघर्ष की कोई आवश्यकता नहीं है। इस दिलेरी के साथ उन्होंने आजादी की लड़ाई में उस वक्त न केवल भाग नहीं लिया था, बल्कि उसके साथ विश्वासघात भी किया था। आजकल बहुत चर्चा होती रहती है कि सावरकर ने माफी मांगी थी, सावरकर ने माफी मांगी थी। सिर्फ सावरकर साहब ने माफी नहीं मांगी थी, माफी मांगना इनके डीएनए में है। आज 25 जून है, इमरजेंसी आज की रात के 12 बजे के आसपास ही लगी थी, 45 साल पहले, और उस इमरजेंसी की जेल में इन लोगों के साथ रहने का अवसर हमें भी प्राप्त हुआ था। और ये किस कदर माफी मांगा करते थे, किस कदर रोज दिन में 3 के हिसाब से चिट्ठियां लिखा करते थे इनके सरसंघ संचालक से लेके नीचे तक, और ये कहा करते थे कि हम इंदिरा गांधी के 20 सूत्री कार्यक्रम का समर्थन करते हैं, संजय गांधी के 5 सूत्री कार्यक्रम का समर्थन करते हैं, हमें रिहा किया जाना चाहिए, हम माफी मांगते हैं और हम आपके इन दोनों कार्यक्रमों को सफल बनाने की सेवा में तत्पर होने के लिए तैयार हैं। माफी मांगना इनके डीएनए में है। जिस दौर में आजादी की लड़ाई में भाग लेने की वजह से कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबंध लगा हुआ था, ट्रेड यूनियनें चलाना मुश्किल कर दी गई थी, कांग्रेसी भी जेल में थे, सिर्फ आरएसएस था जो खुलेआम खो खो और कबड्डी खेल रहा था अंग्रेजों के संरक्षण में, या फिर जिन्ना साहब की मुस्लिम लीग थी। अनायास नहीं थी।
1857 की लड़ाई के बाद जिसने अंग्रेजी साम्राज्य की चूल्हे हिला दी थी, हमारे साथी राजीव रंजन उपाध्याय जी ने याद दिलाया कि हमारी बैरक नंबर 10/4 हुआ करती थी ग्वालियर की सेंट्रल जेल में, जिसे लेके हमने काफी संस्मरण भी लिखे हैं। तो ये 1857 के जिस झंझावात ने जिसने अंग्रेज साम्राज्य की चूल्हे हिला दी थी, और 1919 के जलियांवाला बाग के बाद खास तौर से, इससे अंग्रेजों के बीच में एक घबराहट पैदा हुई थी। इन दोनों ही महान घटनाओं को अगर हम जानने की कोशिश करते हैं तो इन दोनों ही महान घटनाओं की खास बात यह थी कि पूरा देश हिंदू मुसलमान के विभाजन को छोड़कर हिंदुस्तान के नाम पर इकट्ठा हुआ था। चाहे जलियांवाला बाग में मारे गए लोगों की आप सूची उठाकर देख लें, उसमें सिख हिंदू मुसलमानों की संख्या देख लें, या 1857 की लड़ाई को आप लोग देख लें। 1857 के संघर्ष को आप अगर देखेंगे तो 1857 की लड़ाई में पूरे देश भर के अनेकों राजा, लक्ष्मीबाई से लेकर तात्या टोपे तक, मंगल पांडे से लेकर बाकी सारे लोग तक इस बात के लिए लड़ रहे थे कि बहादुर शाह जफर को दिल्ली की बादशाहत पर बहाल किया जाना चाहिए। उन्होंने इस एकता को पहली बार अपनी आंखों के साथ देखा और अंग्रेजों ने इस बात को महसूस किया कि इस देश को अगर इस पर अगर राज चलाना है और आने वाले दिनों में इस तरीके की बगावतों को, विद्रोहों को और क्रांतियों को रोकना है, तो उसके लिए यह जरूरी है कि इस देश की जनता में फूट डाली जाए। और उसके बाद उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से हिंदू और मुसलमानों के बीच में इस तरीके के सांप्रदायिक संगठनों को जन्म दिया, जो जिनका एकमात्र एजेंडा जनता की एकता को विभाजित करना, उन्माद फैलाना, दंगा करना और अंग्रेजों का समर्थन करना था। 1925 में आरएसएस बना, जिसे 1947 तक अंग्रेज जाने के समय तक अपने पूरे संरक्षण में रहे। इसलिए ये एक अकेली ऐसी पार्टी है, जो राजनीतिक पार्टी जिसने 15 अगस्त को इस देश में जब पूरी जनता गांव से लेकर बड़े बड़े शहरों तक, कस्बों तक, जंगलों तक, आदिवासी तक, वो सारे लोग जब तिरंगा झंडा अपने कपड़े फाड़ कर बना रहे थे और आजादी के जश्न को मना रहे थे, उस वक्त इन्होंने पूरे देश भर में काला झंडा फहराने का आह्वान किया, दंगे भड़काए, मारकाट की और इस तरीके की उन्मादी हिंसा पैदा की कि महात्मा गांधी को भी मरवा दिया गया। तो ये अकेली ऐसी पार्टी है जिसका आजादी की लड़ाई के साथ विश्वासघात का रिश्ता रहा। ये सारी बातें इसलिए आवश्यक है कि आने वाले दिनों में, आने वाले समय में जब हम ये चर्चा करेंगे कि इनका एजेंडा क्या है, तो वो एजेंडा इस पूरी की पूरी विरासत से उभर कर आता है। ये सारा काम जो कर रहे थे, वो सारा काम इसलिए कर रहे थे ताकि वो जनता की एकता को विभाजित कर सकें और अंग्रेजों के राज को स्थायी बना सकें, चिरंतन बना सकें। अंग्रेजों से गुहार की चिट्ठियां मौजूद हैं, जिनमें इन्होंने उनसे अपील की है कि अभी मत जाइए छोड़कर, अभी हमें और थोड़े दिन तक आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। ये भारत की अकेली ऐसी पार्टी है जो जिस विचारधारा को मानती है, उस विचारधारा में समानता, समता, लोकतंत्र, सबको शिक्षा पाने के अधिकार, इसका कोई प्रावधान नहीं है, बल्कि इसकी खिलाफत है, इसका विरोध है। वो आधुनिक समाज के खिलाफ। ये अकेली ऐसी पार्टी है इस देश में जो जिसकी विचारधारा ये कहती है कि इस देश में संविधान को हटाया जाना चाहिए और मनुस्मृति के आधार पर, उस कुख्यात मनुस्मृति के आधार पर राज लाया जाना चाहिए, जिसमें क्या प्रावधान किए गए हैं, इसको जब आप पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि वो किस तरीके के राज को लाना चाहते हैं। और ये केवल आरोप वाली बात नहीं है। जब इस देश में संविधान सभा का गठन किया गया अंग्रेजों के जाने के बाद और भारत देश अपने लिए नए संविधान की तलाश करने लगा, उसका निर्माण करने लगा, उस वक्त इन्होंने बाकायदा लेख लिखे, आंदोलन किए और सरकार से ये मांग की, संविधान सभा से ये मांग की। उस वक्त के जो राष्ट्रपति, जो संविधान सभा के अध्यक्ष हुआ करते थे, उनको ज्ञापन देकर ये मांग की कि ये जो संविधान है वो पाश्चात्य धारणा है, पश्चिमी धारणा है, हमारे देश को संविधान की कोई आवश्यकता नहीं है और हमारे देश में मनुस्मृति के आधार पर राज चलाया जाना चाहिए। वो नहीं मानते संविधान को, वो आजादी की लड़ाई को नहीं मानते, आजादी की लड़ाई के दौरान विकसित हुए मूल्यों को नहीं मानते। माफ कीजिएगा।
और उसके नतीजे के रूप में जो संविधान निकल कर आया उसको नहीं मानते। ये दुनिया की अकेली ऐसी पार्टी है, सिर्फ भारत की नहीं, जो खुद अपने देश की जनता को ही शत्रु मानती है, दुश्मन मानती है और उसके खिलाफ हमेशा युद्ध के मोड में रहती है। दुनिया में कोई और ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं। मुसलमान कौन है? मुसलमान भारतीय आबादी का वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो एक दूसरे धर्म को मानता है। और धर्म कितने हैं? धर्म तो अनेकों हैं। वो एक खास धर्म को मानता है और वो उस धर्म को मानने वाले लोगों को दुश्मन के रूप में, अपने ही देश के नागरिकों को उनके धर्म की वजह से दुश्मन के रूप में बताने वाले ये लोग हैं। इन्हें नहीं मालूम कि ये भारत का, हिंदुस्तान का निर्माण किस तरीके से हुआ। भारतीय संस्कृति और भारतीय समाज और भारतीय साहित्य का जो ताना बाना है वो केवल एक रंग से नहीं बना है, अनगिनत रंगों के धागों से मिलकर ये मजबूत सांस्कृतिक विरासत पैदा हुई है। उसमें मुसलमान भी हैं, उसमें शक भी हैं, उसमें यवन भी हैं, उसमें हूण भी हैं, उसमें मंगोल भी हैं, उसमें तुर्क भी हैं, उसमें तातार भी हैं, उसमें आर्य भी हैं। वो नहीं जानते, लेकिन उनका पूरा का पूरा अभियान जो है वो अपने ही देश की जनता के एक बड़े हिस्से के खिलाफ चलता है, क्योंकि वो एक खास तरीके के धर्म को मानती है। ईसाइयों के खिलाफ चलता है, बौद्धों के खिलाफ चलता है, नास्तिकों के खिलाफ चलता है, जबकि इस देश में नास्तिकता की बहुत मजबूत परंपरा रही है। इस देश के जो 6 मुख्य दर्शन हैं, जिनको आधारभूत दर्शन कहा जाता है, षड दर्शन कहा जाता है, उसमें से 3 दर्शन ऐसे हैं जो नास्तिक दर्शन है। इसके बाद भी उनके खिलाफ भी अभियान चलाती है। अपने ही देश के नागरिकों से लड़ेगी, अपने ही देश के दलितों से लड़ेगी, जिन्हें कभी महात्मा गांधी ने हरिजन कहा था, जो कोई रास्ता नहीं था। उनके खिलाफ भी लड़ेगी और उनके लिए ये कहेगी कि वो रह सकते हैं भारत में, लेकिन उसमें इस देश की परंपरा और शास्त्र सम्मत राज की तरीके से उन्हें आचरण करना होगा। और वो जिन शास्त्रों की सम्मति के हिसाब से बात करते हैं, वो उन शास्त्रों का नाम है मनुस्मृति, उन शास्त्र का नाम है गौतम स्मृति, उस शास्त्र का नाम है नारद संहिता, उस शास्त्र का नाम है शुक्र संहिता। ये कोई धर्म ग्रंथ नहीं है। ये अपने अपने जमाने में अपने अपने देश की जनता को दबाकर रखने के लिए इस तरीके के एक तरीके के राज करने की प्रणाली है, जिसमें बहुत ही विभत्स और जघन्य तरीके के प्रावधानों का उपयोग किया गया है, जिन्हें ये आज भी प्रासंगिक मानते हैं। दलितों के खिलाफ लड़ेंगे। ये भूल जाएंगे कि ये जो जिन शास्त्रों की बात कर रहे हैं और जिस जमाने को लाने की बात कर रहे हैं और उन जमानों को लाने की जिन लोगों की बात कर रहे हैं, उस समय ने कितना नुकसान पहुंचाया इस देश को। इस देश में जितने भी वैज्ञानिक खोजें हुई हैं और बहुत बड़ी बड़ी खोजें हुई हैं, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे वो अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे वो गणित के क्षेत्र में हो, वो सारी की सारी खोजें जो है वो उस काल में हुई है जिस काल के बारे में कहा जाता है कि उस काल का मूल मंत्र ये था कि सवाल उठाओ, सवाल उठाओगे तो समाधान तक जाएंगे। जब उस काल के विचार को कुचल दिया गया और यही जिस मनुस्मृति के राज को लाना चाहते हैं, जब एक दौर में उसको दोबारा से पुनर्स्थापित करने की कोशिश की आदि शंकराचार्य के नेतृत्व में, एक बार फिर से उसी वर्णाश्रमी विचारधारा के आधार पर इस देश में संप्रभुता कायम की गई। उसके बाद सारे का सारा विज्ञान, सारे का सारा गणित, सारी की सारी खोजें वो तिरोहित हो गई। क्यों? क्योंकि ये कह दिया गया कि अब सवाल उठाने की आवश्यकता नहीं है, अब सब कुछ किताबों में लिखा है। पुष्पक विमान किताबों में लिखा है, विज्ञान किताबों में लिखा है, गणित किताबों में लिखा है। उस बेचारे आर्यभट्ट ने, जिसने शून्य को खोजा था, जिसने इस देश के गणित में और अंतरिक्ष विज्ञान में युगांतरकारी खोजें की थी, जो उस वक्त यूरोप में भी नहीं हुई थी, उस आर्यभट्ट को बहिष्कृत कर दिया गया।
क्योंकि वो ऐसी बातें बोलता था जो इनकी तथाकथित किताबों में लिखी हुई कल्पनाओं, लोक की कहानियों को का खंडन किया करती थी। ये वो दौर था जब वो विकास हुआ। और जब से ये वर्चस्व आया, जब आपने श्रम और मस्तिष्क, दिमाग और मेहनत, इन दोनों के बीच में डिस्कनेक्ट कर दिया, ये कह दिया कि कुछ लोग केवल पढ़ेंगे, कुछ लोग केवल ग्रंथों का वाचन करेंगे, उनका रट्टा लगाएंगे, और कुछ लोग केवल मेहनत का काम करेंगे, उन्हें पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं होगा। जब आपने इस तरीके के समाज की स्थापना कर दी तो इस देश में सारा वैज्ञानिक विकास, गणित का विकास, अंतरिक्ष विज्ञान का विकास, साहित्य और संस्कृति का विकास ठहर गया। उसके राज को दोबारा लाना चाहते हैं। जिस अब भारत जैसा चलता आया है वैसा नहीं चलेगा अब तक, अब नए तरीके से चलेगा। उसका मतलब यह है कि अब ये समता और सब लोगों के पढ़ने लिखने के अधिकार, इन सब चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है। अब उसी तरीके से, पुराने जमाने के तरीके से राज चलाया जा रहा है। आदिवासियों को तो इंसान ही नहीं मानते, क्योंकि वो वर्णाश्रम के दायरे में नहीं आते, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के दायरे में नहीं आते। कभी उनको गिरिजन बोल देंगे, कभी उनको वनवासी कहेंगे, लेकिन वो तो मनुष्य की भी कैटेगरी में नहीं है इनकी विचारधारा के हिसाब से। और महिला, उसके बारे में तो बात ही मत कीजिए, वो तो शूद्राति शूद्र है। वो तो अगर किसी वर्णाश्रम के हिसाब से तथाकथित उच्च वर्ण में भी पैदा हुई है तो भी उसकी गति तो शूद्रों से भी ज्यादा गई बीती है। ये मनु महाराज लिख के गए। तो इनका एजेंडा क्या है आने वाले दिनों में, ये इस बात पर निर्भर करता है कि इनके सोच विचार का दायरा क्या है, इनके डीएनए में क्या है। शिक्षा और विश्लेषण के तो ये पूरी तरीके से खिलाफ है। आप देख रहे होंगे जिस तरीके से विश्वविद्यालयों पर हमले हो रहे हैं, जिस तरीके से शिक्षा के सार्वजनिक स्वरूप पर हमने अपनी देश की जनता से संविधान में यह वादा किया था आज़ादी के बाद, क्योंकि वो आज़ादी की लड़ाई की प्रमुख मांगों में से एक मांग शामिल थी। हमने ये वादा किया था कि इस देश में सभी को मुफ्त और सार्वत्रिक शिक्षा दी जाएगी, फ्री एंड कंपलसरी यूनिवर्सल एजुकेशन। आज उसको बदलकर पूरी की पूरी शिक्षा का व्यापारीकरण कर दिया गया। और व्यापारीकरण ही नहीं किया गया, बल्कि उसके पूरे सार तत्व को भी बदलने की कोशिश की जा रही है। आतंकित किया जा रहा है कि किस तरीके की पढ़ाई नहीं की जाएगी। एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जो शास्त्र सम्मत माहौल है कि अगर एक भी सवाल किया गया तो जैसा गार्गी से याज्ञवल्क्य ने कहा था कि अगर अब तुमने एक भी प्रश्न पूछा तो तुम्हारा सर कट के धड़ से अलग हो जाएगा। महिलाओं को शिक्षा के दायरे से बाहर किया जाए। अगर तुमने एक भी वेद वाक्य पढ़ लिया, एक भी आधुनिक किताब पढ़ ली, तो तुम्हारी गर्दन शंबूक की तरह से काट दी जाएगी। और अगर तुमने जरा सा भी कुछ नया सीख लिया तो तुम्हें एकलव्य बना दिया जाएगा। ये है वो एजेंडा जिस एजेंडे पर ये सरकार चल रही है। रोहित वेमुला के साथ जो हुआ, आयशी घोष के साथ जो हो रहा है, सफूरा जरगर हो, कुलबुर्गी हो, पानसारे हो, दाभोलकर हो, यहाँ तक कि अंबेडकर साहब के जो पौत्र दामाद हैं प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े, इन सब तक की एक कहानी है। और वो कहानी ये है कि अगर आप असहमति जताएंगे, अगर आप संविधान सम्मत बात करेंगे, अगर आप ये मांग करेंगे कि देश को आधुनिक समाज बनने की ओर अग्रसर होना चाहिए, तो आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, आपको जेल में डाल दिया जाएगा और अगर जरूरत पड़ेगी तो आपको शंबुक भी बना दिया जाएगा। ये केवल आरोप नहीं है, ये हमारे सामने, आंखों के सामने घटने वाली घटना है। एक और पहलू ये है, और वो पहलू ये कि इनका राष्ट्रवाद जो है वो फर्जी राष्ट्रवाद है। अरे असली राष्ट्रवाद की परीक्षा उस वक्त हो रही थी 1857 से लेकर 1947 के बीच में, 90 साल में। असली राष्ट्रवाद की परीक्षा 1919 से लेकर 1947 के बीच में हुई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए, लाखों की संख्या में लोग जेल गए, स्कूल कॉलेज छोड़ छोड़कर आ रहे थे। उस वक्त आपका राष्ट्रवाद कहां था? अंग्रेजों की पालकी ढो रहा था। और आज की तारीख में आपका राष्ट्रवाद कहां है? अब अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की पालकी ढोने में लगा हुआ है, ऊपर से लेकर नीचे तक। विदेशी पूंजी और देशी कॉरपोरेट्स की चाकरी का कहार है ये
की पालकी का कहार है ये राष्ट्रवाद। ये फर्जी राष्ट्रवाद लोगों को झांसा देने के काम में आता है और किसी काम में नहीं आता। आजादी के बाद ये तथाकथित राष्ट्रवादी जो थे वो राजे रजवाड़ों के साथ थे। जितने भी राजे रजवाड़े थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, 1857 के साथ विश्वासघात किया था, वो सिंधिया से लेकर बाकी शिंदे तक, ये सारे के सारे राजे रजवाड़े जनसंघ में शामिल हुए। उसके बाद बीजेपी में आज उनके संतानें शामिल हैं। और उसी अब आजकल के ज़माने में जो नए राजे रजवाड़े आ गए हैं कॉरपोरेट्स के या सामंतों के और या पुरातन पंथ के जो नए प्रतीक आ गए हैं, चाहे वो अंबानी हो, चाहे अडानी हो, चाहे वो आसाराम हो, चाहे रामदेव हो, अब उनके राष्ट्रवाद के नायक वो हैं। भगत सिंह उनके नायक तब भी नहीं थे, भगत सिंह उनके नायक आज भी नहीं। तो ये फर्जी राष्ट्रवाद को लेकर आ रहे हैं। तो ये है कुल मिलाकर इनके डीएनए का प्रोफाइल। और उस डीएनए के प्रोफाइल पर इसी सोच को लागू करने के अवसर के रूप में वो इस कोरोना काल की तानाशाही का इस्तेमाल करना चाहते हैं। यही इनके एजेंडे का आधार है। और किस तरीके का हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, इसको अगर समझना है तो इनके यहां एक ही विचारक पैदा हुए थे, मतलब लिखने पढ़ने वाले। सावरकर इनके साथ नहीं थे, आरएसएस में नहीं थे। हालांकि ये इनकी ये मजबूरी भी है कि इनके पास अपने कोई नायक नहीं है, तो कभी सावरकर को पकड़ के लाते हैं, कभी सरदार पटेल को पकड़ के लाते हैं, कभी लाल बहादुर शास्त्री को पकड़ के लाते हैं। ये उधार लेते हैं, लोग संतानें उधार लेते हैं, ये पुरखे उधार लेने वाले लोग हैं। तो इन्होंने जो पुरखे उधार लिए, बहरहाल इनके पूरे जीवन में एक ही सज्जन थे जिन्होंने कुछ लिखा, जिन्होंने कुछ बोला, और उनका नाम था माधव सदाशिव गोलवलकर, जिन्हें ये अपना गुरु मानते हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है जो उनके भाषण की, उनके लेखों की, उनकी टिप्पणियों का संग्रह है, जिसको अंग्रेजी में छापा गया था बंच ऑफ थॉट के नाम पर, जिसे ये विचार नवनीत के नाम पर बीच बीच में उसको बदलते रहते हैं, डरते रहते हैं कि लोग नाराज हो जाएंगे, उनके भी कहे हुए को बीच बीच में काटते रहते हैं। लेकिन मूल रूप से वो एक विचार है जो इस बात की कल्पना करता है कि वो किस तरीके का देश बनाना चाहते हैं। क्या लिखते हैं वो? मजदूरों के बारे में क्या लिखती है वो किताब? हम CITU हिमाचल की फेसबुक पेज से लाइव है। मजदूर के बारे में ये कहती है कि ये जो लाल झंडे वाले लोग हैं, ये मजदूर के बीच में बगावत पैदा करने की कोशिश करते हैं, और मजदूर और मालिक का जो प्रेमपूर्ण संबंध है, उस प्रेमपूर्ण संबंध के बीच में बाधा बनते हैं। मालिक और मजदूर पिता और पुत्र के समान है। मजदूर को कभी अपने पिता के विरुद्ध आवाज नहीं उठानी चाहिए। वो जितना देता है उसे संतोष के साथ ले लेना चाहिए, और अपने उत्पादन में अपनी पूरी शक्ति को झोंक देना चाहिए, क्योंकि वो अंततः अपने परिवार की सेवा कर रहा है। लाल झंडे के चक्कर में या यूनियन बनाने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, मालिक को बाप मानना चाहिए। उन्होंने लिखा पढ़ी में कहा। मेहनत करने वालों का जो दूसरा बड़ा हिस्सा है हमारे देश में, खेत में काम करने वाले, चाहे वो खेतिहर मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, उनके बारे में भी इसी तरीके का पवित्र वचन उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि हमारा काम है मेहनत करना, किसानों का काम है मेहनत करना, और किसी भी तरीके की लालसा उनको नहीं रखनी चाहिए। वो इस भारत माता की सेवा करें और उसकी एवज में उनको जो मिल जाता है वो ले लें। ये इनका मेहनत कशों के बारे में सोचना है। उन्होंने लोकतंत्र की भर्त्सना करते हुए कहा कि ये मुंड गणना है, हेड काउंट्स है। हेड काउंट्स मतलब वो लिखते हैं इसको, ये जो मैं बोलने जा रहा हूं ये बात उन्हीं की लिखी हुई है कि मेहनत करने वाले, पसीने बहाने वाले, अनपढ़ आदमी का भी, जिसके शरीर में से जो अपने शरीर को भी साफ रखना नहीं जानता, उसका भी एक वोट, ठेला चलाने वाले का भी एक वोट, और बड़े लोगों का भी एक वोट। बड़े लोग कौन? बड़े लोग जो जिनके पास बहुत सारी संपत्ति है, बड़े लोग जो बड़े कुल में पैदा हुए हैं, बड़े लोग जो जिनके हिसाब से जो बड़े ज्ञानी हैं। ये सब जो मुंड गणना है कि सारे लोगों का एक जैसा वोट है, इससे समाज नहीं चल सकता। समाज को चलाने का जिम्मा जो है वो समाज के बड़े लोगों के हाथ में होना चाहिए।
अभिजात्य और समृद्ध और कुलशील और विचारवान। अब ये कुलशील और विचारवान कौन है, इसके बारे में ज्यादा खोलने की आवश्यकता नहीं है, हम इस देश में भुगत रहे हैं कि उनका मतलब क्या है। वो उस किताब में जाति के गौरव का गुणगान करते हैं और वो ये कहते हैं कि ये एक ऐसी संस्था है, जाति नाम की संस्था, जिसकी वजह से हमारा देश जो है वो एक महान विरासत को हासिल कर सका। कौन सी विरासत? जिसमें कुछ मुट्ठीभर लोग केवल इस आधार पर महान मान लिए जाएं क्योंकि वो उच्च कुल में, तथाकथित उच्च कुल में पैदा हुए हैं, और तमाम सारे लोग जिनके बारे में मनु ने कहा है कि शूद्र अगर समझदार भी हो, गुणवान भी हो, विचारवान भी हो, तो भी उसका सम्मान नहीं किया जाना चाहिए। और उच्च कुल में पैदा हुआ व्यक्ति अगर अपराधी भी हो, कामुक भी हो, अगर वो मतलब उसका दिमाग भी अगर कमजोर हो, तब भी उसका सम्मान किया जाना चाहिए। जो इस तरीके के भेदभाव को सिखाती है, जो इस तरीके के भेदभाव को गांव तक पहुंचाती है, जीवन का हिस्सा बनाती है, उनके हिसाब से वो महान परंपरा है, विराट महान परंपरा। तीसरी बात उन्होंने कही कि इस देश में नागरिकता का एक आधार होना चाहिए, जिसमें 5 चीजें गिनाई थी जिन पर विस्तार से मैं नहीं जा रहा, लेकिन उसका मूल मंत्र यह था कि जो शुद्ध आर्य हैं, जो एक भाषा बोलना चाहते हैं, और वो भाषा हिंदी नहीं है, वो भाषा संस्कृत है, जो एक धर्म में विश्वास रखते हैं, केवल उन्हीं लोगों को इस देश की नागरिकता मिलनी चाहिए। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं आपको पृष्ठभूमि के रूप में कि अब आप चलिए 6 साल का व्यंगावलोकन करने के लिए। इस 6 साल में जितनी भी नीतियां लागू की गई हैं, वो नीतियां इसी खतरनाक और राष्ट्र विरोधी एजेंडे को लागू करने की कोशिशें हैं। मैं 4-5 का उदाहरण दे रहा हूं। नोटबंदी की गई और उस नोटबंदी को करने के बाद यह दावा किया गया कि अब हम इस देश में कैशलेस इकोनॉमी लेके आएंगे, डिजिटल इकोनॉमी लेके आएंगे। अब आपको एंड्रॉयड फोन पर केवल पेटीएम का बटन दबाना है और पैसा इधर से उधर हो जाएगा। आप अगर चाय की दुकान पर भी जाते हैं तो आपको नगदी से भुगतान करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि वो आप अगर वो पेटीएम पे आप बटन दबाएंगे, वहां पे एक ग्राफ बना हुआ है, उस ग्राफ के आधार पे पेटीएम पे आप बटन दबाएंगे और तुरंत आपका भुगतान हो जाएगा। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? मनुस्मृति में कहा गया है कि शूद्र के पास, स्त्री के पास कुछ भी नहीं होना चाहिए जिसे वो अपना कह सके। जो वस्त्र वो पहनता है वो भी उसके नहीं होने चाहिए, जिस झोपड़ी या मकान में वो रहता है वो भी उसकी नहीं होनी चाहिए, जिन बर्तनों में वो भोजन करता है वो भी उसका नहीं होना चाहिए, बल्कि दाम्पत्य जीवन से जिस संतान को वो पैदा करता है उस पर भी उसका अपना अधिकार नहीं होना चाहिए। क्योंकि मनु ने लिखा है, क्योंकि अगर उसे ये महसूस हो गया कि ये उसका है तो उसे बेहतर बनाने की इच्छा उसके मन में पैदा होगी और फिर ये समाज नहीं चल पाएगा। मतलब फिर वो तुम्हारी लूट को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और इस पूरे के पूरे ढांचे को ढहा देगा। नोटबंदी के बाद डिजिटल इकोनॉमी की बात करना और कैशलेस इकोनॉमी की बात करने का मतलब क्या है? महिलाओं के पास पैसा नहीं होगा, गरीबों के पास पैसा नहीं होगा, दलितों के पास पैसा नहीं होगा। वो अपने ही पैसे के लेन देन के लिए किसी दूसरे के मोहताज हो गए। इस देश में केवल 24% लोगों के पास एंड्रॉयड के फोन्स हैं। बड़ी संख्या है लेकिन केवल 24%। इस देश का विराट हिस्सा ऐसा है जहां पर किसी तरीके की कनेक्टिविटी नहीं है। और यह केवल अमरकंटक की पहाड़ी या बस्तर की पहाड़ियां नहीं है जहां पर नेटवर्क की प्रॉब्लम है, बल्कि ये ऐसे इलाके हैं जिन इलाकों में कुछ नहीं पहुंच पाता। वो कैसे ट्रांजैक्शन करेंगे? उनका ट्रांजैक्शन कस्बों और शहरों में बैठे हुए कुछ लोगों के पास होगा। कुछ लोग, यह है नोटबंदी का असली एजेंडा, जो उनकी उस विचारधारा के डीएनए से रिश्ता कायम करता है।
उसके बाद उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू की जाएगी। जीएसटी का मतलब क्या है, मैं विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन अभी जीएसटी धीरे 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 लागू की जा रही है, लेकिन जीएसटी के पूरी तरीके से लागू होने के बाद क्या होगा, जो कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं रख सकते, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट को नहीं रख सकते, ऐसे सारे दुकानदार गायब हो जाएंगे, क्योंकि वो जीएसटी की शर्तों को पूरा नहीं कर पाएंगे। और अंततः व्यवसाय किनके हाथ में आएगा, उन्हीं के हाथ में आएगा जिनके बारे में मनु महाराज बोल के गए। छोटे छोटे दुकानदार जो कस्बों में और गांव में आकर बैठे हैं, उनको अगर काम करना होगा तो वो उन बड़ों के एजेंट के रूप में काम कर सकते हैं। उनकी दुकानें भी, व्यापार से भी वो गायब कर दिए जाएंगे। ये एक बड़ा एजेंट है, और सीए के एजेंडे के बारे में बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। नागरिकता रजिस्टर, नागरिकता कानून, इन सब का मकसद है उस बड़े समुदाय को गायब कर देना नागरिकता से, जिसके पास दिखाने के लिए कागज नहीं है। और ये कौन लोग हैं? इनमें से सबसे बड़ी संख्या महिलाएं हैं, जिनमें से ज्यादातर महिलाओं के नाम शादी करने के बाद ससुराल में जाकर बदल दिए जाते हैं। वो अपने गांव में भी अपनी नागरिकता को साबित नहीं कर पाएंगी, जो मायके का गांव है, और ससुराल में साबित करने का कोई मतलब नहीं है। इनमें आएंगे वो करोड़ों मजदूर जो महापलायन के दौरान माइग्रेंट लेबर के रूप में बंबई से, बेंगलोर से, मद्रास से, सूरत से, अहमदाबाद से, बड़ौदा से पैदल चलते चलते जा रहे थे, जिनके पास न बड़ौदा में या सूरत में या बेंगलोर में कागज थे, न बंबई में कागज थे, न गांव में कागज बचे। मारे जाएंगे वो तमाम सारे आदिवासी, 10 करोड़ से ज्यादा जिनकी आबादी है, जिनके पास जिस जमीन पर वो पुरखों के जमाने से काम कर रहे हैं, शहरों के बसने से पहले से काम कर रहे हैं, उस जमीन के भी कागज नहीं है, तो अपने बाकी के दिखाने के लिए कागज क्या होंगे? नागरिकता उन्हीं को मिलेगी जो मनु महाराज के हिसाब से नागरिकता का अधिकार रखते हैं। और कौन है, इसे बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको अच्छी तरीके से जानते। एक बहुत बड़े अनकिए को, एक बहुत बड़े अपराध को जो सदियों तक चला हमारे देश में, उस बहुत बड़े किए गए अपराध को अनकिया करने की कोशिश की गई थी भारत के संविधान में। और ये लिखा गया था कि अब किसी भी तरीके से जाति के आधार पर, लैंगिकता के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होगा, असमानता नहीं होगी। उसी में ये कहा गया था कि ये सदियों से जो किया गया है, उसकी वजह से दलितों के बीच में, आदिवासियों के बीच में, अति पिछड़ी जातियों के बीच में एक अलग तरीके की भावना और एक अलग तरीके की परिस्थिति पैदा की गई है, जो सामाजिक परिस्थिति भी है, आर्थिक परिस्थिति भी है और शैक्षणिक परिस्थिति भी है। इसको सुधार किए जाने की आवश्यकता है। हीमोग्लोबिन कम है, हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए कुछ विशेष उपाय करने होंगे। शरीर की बनावट को रोक दिया गया है, बांध दिया गया है मनुवाद की जकड़न में, जिसकी वजह से पीढ़ियों से विकास ठहरा हुआ है। विशेष मदद करनी पड़ेगी, और वो विशेष मदद थी, शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण दिया जाएगा, नौकरी के क्षेत्र में आरक्षण दिया जाएगा, उनको अपना वो विकास करने के लिए नए तरीके के अवसर दिए जाएंगे।